हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की हिंदी की किताब रिमझिम से नन्हा फनकार का भाग 2। इसके अंदर हम इस कहानी के प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको इस कहानी का पहला भाग यानी कि फर्स्ट पार्ट करवाया था, जिसमें हम लोगों ने ये कहानी पूरी पढ़ी थी और कहानी के साथ ये जाना था कि एक छोटा बच्चा किस तरह से अच्छी अच्छी घंटियां बना रहा है पत्थर की और नक्काशी वाले काम कर रहा है। तो बादशाह अकबर ने भी इसकी काफी तारीफ की थी। तो उम्मीद करता हूं आपने ये कहानी अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। तो चलो अभी हम लोग कर लेते हैं इस कहानी के प्रश्न उत्तर को। चैनल पर नए हो, फ्रेंडसेट प्रिपरेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन और प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। इसके अलावा आपको सेकंड चैनल जो कि मेरे नाम से ही है, मिस्टर कृष्णा सा, दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब करना ताकि हर लेटेस्ट वीडियो को आप रिसीव कर सको अपने डिवाइस पर। चलो अब कर लेते हैं प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले जो हेडिंग है आपकी किताब के अंदर, जो शीर्षक डाला गया है वो डाला गया है केशव की घंटियां, और इसकी के अंदर आपके लिए ये प्रश्न संख्या 1 है। तो पहले प्रश्न क्या है ये जानते हैं और उसके बाद उसके उत्तर को हम तलाशेंगे। तो जैसे इसमें बोला जा रहा है, माशा अल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी। यानी ये जो बच्चा था, छोटा बच्चा, जिसके काम को देख करके बादशाह अकबर आकर के इसकी तारीफ कर रहे थे, तो इस बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है कि इस बच्चे को बादशाह अकबर ने इसकी तारीफ इस तरह से क्यों की होगी, इसके पीछे क्या कारण होगा। तो आपके पास ये कुछ उत्तर आपको दिए गए, इसमें से आपको सही उत्तर चुन करके आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो प्रश्न पूरा उतारोगे, उसके बाद अपना सही उत्तर चुन करके और उस उत्तर को आप लिख लोगे। कैसे, जरा पढ़ लेते हैं। तो क उत्तर में आपको बताया जा रहा है केशव के काम की तारीफ में कि बादशाह अकबर ने उसकी तारीफ करने के लिए ये बात बोली थी। उसके बाद दूसरा बोला जा रहा है ख में, यह जानने के लिए कि घंटियां कितनी सुंदर है, कि जो पत्थर की घंटियां इस बच्चे ने बनाई है ये काफी सुंदर है। इस चीज को जानने के लिए बादशाह अकबर ने उसकी तारीफ की थी। तीसरा उत्तर आपको ग दिया जा रहा है, जिसमें बोला जा रहा है केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, यानी केशव से वो बातचीत करना चाहते थे और इसलिए उसकी तारीफ की थी बादशाह अकबर ने। और घ में आपसे बोला जा रहा है कि घंटियां किसने बनाई है ये जानने के लिए, यानी ये जो घंटियां अकबर बादशाह को दिखाई दे रही थी ये जानने के लिए कि ये काम किसका है, कितने सुंदर तरीके से किसने इस काम को किया है ये जानने के लिए। उसके बाद यहाँ में आपसे बोला जा रहा है क्योंकि उन्हें यह यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है, क्योंकि ये काम देख करके लगता ही नहीं था कि ये काम कोई छोटा बच्चा यानी 10 साल का बच्चा, केशव जैसा बच्चा, इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। इसलिए बादशाह अकबर ने माशाअल्लाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके उसके काम की काफी ज्यादा तारीफ की थी। और च में आपसे बोला जा रहा है कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है ये जितने भी कारण आपको दे रखे ये कारण ना होकर के कुछ और कारण लग रहा है तो आप अपना उत्तर च लिख सकते हो और अपना कारण भी जरूर बताना है आपको। तो चलो प्रश्न तो आपने लिख लिया होगा। अब इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ में जो आपको आंसर दे रखा है यहाँ, तो ये उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो बोला जा रहा है कि 10 साल का जो बच्चा है केशव, इस तरह के काम यानी इस तरह के जो पत्थर वाले के जो काम है, नक्काशी के काम, छोटा बच्चा नहीं कर सकता। और इस चीज को बादशाह अकबर भी भली भांति यानी अच्छे से जानते थे कि एक छोटा बच्चा इस तरह के काम नहीं कर सकता। तो हो सकता है कि उसकी तारीफ करने के लिए उन्होंने ये बात बोली होगी, और यह जानते हुए कि वो एक छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा ये काम नहीं कर सकता। तो अपना उत्तर आप लिखोगे क्योंकि उन्हें यकीन था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है, नहीं बना सकता। तो ये जो बना रहा है तो इस बात को जान करके उन्होंने उसकी तारीफ की होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यानी कि क प्रश्न के बाद अब जो आपने जो पहला प्रश्न किया, इस प्रश्न के बाद, एक प्रश्न के बाद अब आपके लिए है ये दूसरा प्रश्न। पहले प्रश्न को जानते हैं और फिर इसका उत्तर करेंगे। तो प्रश्न ये, केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था। जो बच्चा था वो पत्थरों से घंटियां और कड़ियां की जो डिजाइन वगैरह है, नक्काशी का जो काम था उसको कर रहा था, यानी तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। यानी आपको इसके उत्तर में क्या करना है, जो भी ये बच्चा ये कड़ियां बना रहा है, घंटियां बना रहा है, इसकी चित्र बनाना है, यानी आपको ड्राइंग करना है अपनी कॉपी में। इस प्रश्न के उत्तर में तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो, संभव हो तो उसकी तस्वीर बनाओ। यानी कि आपने लाल किला गए होगे आप लोग, ठीक है, लाल किला, जमा मस्जिद या किसी और जगह जहां पे भी आपने इस तरह के नक्काशी वाले काम को आपने देखा है तो उस चीज को भी आप बना सकते हो। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपने क्या करना है, एक छोटा सा
ड्राइंग बनानी है, इस ड्राइंग के अंदर आप चाहो तो इस घंटी की चित्र बना सकते हो जो केशव बना रहा है। इसके अलावा कोई नक्काशी का काम जो भी आपने देखा है दरवाजों, खिड़की, दीवारों के ऊपर, उन सब चीजों के इसके उत्तर में आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये जो चित्रकारी वाला जो काम है प्रश्न 2 के अंदर, ये आपका खुद से कर पाओगे। ठीक है, तो मैं तो आपको डिजाइन बनाना नहीं बता रहा हूं, बस ये बता रहा हूं इसमें करना कैसे है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो वो सिंपली ये जो घंटी आपको दिखाई दे रहा है इसको भी देख करके आप बना सकते हो। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो आपकी किताब में जो हेडिंग है वो है आना जाना, और ये है प्रश्न संख्या 3। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहां आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने का कारण क्या कारण होते हैं। यानी आपको ये बताना है कि जिस तरह से भाई इस कहानी के अंदर हमने एक छोटे से बच्चे के बारे में जाना जिसका नाम केशव था, और केशव के जो माता पिता थे किसी और जगह से आकर के यहाँ बस करके ये नक्काशी का काम कर रहे थे। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, हो सकता है कि तुम यानी कि आपके बारे में बोला जा रहा है, या तो आपके मम्मी पापा या फिर आपके कोई दोस्त हैं उसके बारे में बोला जा रहा है कि उनके मम्मी पापा किसी और दूर जगह से आके, किसी और राज्य या स्टेट से आकर के आपके राज्य में आकर आपके अड़ोस पड़ोस में रहने लग गए हों। तो इनके पीछे यानी कि अपने घर बार को, अपने जगह को छोड़ करके दूसरी जगह आने का क्या कारण हो सकता है, ये कारण आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में हमें कारण बताना है कि कारण क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि रोजगार यानी कि नौकरी की तलाश में आप बोल सकते हो, या फिर आप कह सकते हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि शिक्षा के लिए, कि कुछ लोग क्या करते हैं शिक्षा के लिए, पढ़ाई करने के लिए भी दूर जगह जाते हैं, और भी पढ़ाई वढ़ाई के लिए भी एक जगह से दूसरे राज्य में जाके बसते हैं। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो उसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, जब किसी को अपने क्षेत्र में, क्षेत्र यानी जहां हम रहते हैं, कि अपने क्षेत्र में रोजगार आदि नहीं मिलता तब वह दूसरे जगह जाकर बस जाते हैं। रोजगार भी लिख सकते हो, शिक्षा भी लिख सकते हो, या फिर कुछ और कारण जो आपको लगता है वो भी आप लिख सकते हो। तो 2 कारण तो मैंने आपको बताया, एक तो रोजगार हो सकता है, दूसरा पढ़ाई के लिए यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं और वहां जाकर के बस जाते हैं। बस जाने का मतलब है वहां जाकर के रहने लग जाते हैं। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा, अब तीसरे प्रश्न के बाद अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 4। अगर आप अपनी किताब में अगर इसे देखें, यानी कि जैसे आपने ये प्रश्न किया आना जाना हेडिंग, ये आपका जो है इसके अंदर तीसरा प्रश्न था। इसके बाद अगली हेडिंग है आपकी किताब के अंदर, वह है कहानी से, और इसमें आपके लिए दिया गया प्रश्न संख्या 3। लेकिन आपको याद होगा कि जैसे मैं आपको ये सीरियल ऑर्डर में एक क्रम संख्या के अनुसार जो मैं प्रश्न करवा रहा हूं, उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, आपका प्रश्न संख्या 4 हो जाएगा। कैसे, आप समझ गए होंगे कि चित्रकारी वाला जो प्रश्न है उसको भी मैंने प्रश्न के रूप में यानी प्रश्न संख्या 2 में उसे गिनती की है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 हो जाएगा। तो प्रश्न पढ़ते हैं और समझते हैं इस प्रश्न में है क्या। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। जो बादशाह अकबर थे तो उसको, उसके जो लोग जो उसके साथ काम करते हैं यानी उसके जो पहरेदार थे, उन्होंने जो दखलंदाजी की थी इस चीज को अकबर ने क्यों पसंद नहीं किया था, उन्हें ये बात बुरी क्यों लगी होगी, इसके बारे में हमें इस प्रश्न में उत्तर में लिखना है। यानी उसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि अकबर को ये बात बुरी लगी हो। तो इस प्रश्न का उत्तर, जैसे मैंने प्रश्न संख्या 4 बताया आपको, क्योंकि मैंने चित्रकारी वाले प्रश्न को भी गिन लिया है। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि ये संख्या क्यों बढ़ रही है आपकी। ठीक है, ये सेकंड हो गया, और इसके बाद ये आना जाना, ये थर्ड प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न आप कह सकते हो, जिस वजह से मैंने इसको चौथा प्रश्न बोला है। तो इस प्रश्न का उत्तर की बात करें तो आप कह सकते हो कि अकबर एक अच्छे राजा थे। राजा या बादशाह एक ही बात है कि वो एक अच्छे राजा थे, इसलिए क्योंकि वो अपनी प्रजा से मिलते जुलते रहते थे, जैसे केशव से मिलने आए थे। तो आप कह सकते हो अकबर एक अच्छे राजा थे, वह अपनी प्रजा से मिलते रहते थे, इसलिए अकबर पहरेदारों की दखलंदाजी का मतलब होता है कि बीच में बोलने की जो आदत होती है, कि कोई दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी। वो इसलिए नहीं लगी क्योंकि जो बादशाह अकबर थे यानी राजा अकबर थे वो अच्छे इंसान थे और उन्हें अपनी जनता या फिर प्रजा से मिलना पसंद है, और बीच में कोई आता है तो उनको बहुत बुरा लगता है, और इसी कारण जो सिपाही था, जो पहरेदार था, उसकी दखलंदाजी उन्हें पसंद नहीं आई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न 4 का उत्तर लिख सकते हो। चलो अब देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न इस हिसाब से आपका ये प्रश्न संख्या 5 हो जाएगा, और 5वें प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहां पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है।
जो जब बादशाह अकबर पास में आए थे उनके, उनसे जब बातचीत हो रही थी अकबर से, तो फिर उन्हें मालूम नहीं था कि भाई ये बादशाह हैं, ये राजा है, इस तरह की बात उसे नहीं मालूम थी। तो जब उन्हें बोला गया कि ये जो आदमी है बड़े आदमी है, तो यहाँ पे बड़े आदमी का मतलब क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी बड़े आदमी का मतलब हम किन लोगों के लिए या किसके लिए इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यानी आपको बड़े आदमी का अर्थ बताना है। तो जो केशव को जो लगा था उसके हिसाब से आप अर्थ बताइए कि भाई इसके अंदर क्या अर्थ हो सकता है। इसलिए प्रश्न है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। केशव ने जब समझा कि ये बड़े आदमी है, तो बड़े आदमी का मतलब क्या है ये बताओ। तो बड़े आदमी का मतलब ये कह सकते हो कोई भी ऐसा आदमी जो क्या हो, अमीर हो। ठीक है, तो आप कह सकते हो कोई अमीर आदमी या फिर कोई प्रतिष्ठित आदमी। प्रतिष्ठित आदमी का मतलब होता है जिसकी प्रतिष्ठा हो, जिसकी प्रशंसा करते हो लोग, यानी जिसकी बहुत ज्यादा एक तरह से नाम या ख्याति हो, जिसे अधिक से अधिक लोग जानते हो। यानी पॉपुलर जो बोलते हैं इंग्लिश में, उसी शब्द को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठित बोलते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कोई अमीर आदमी या फिर आप कह सकते हो तथा प्रतिष्ठित आदमी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हो। अच्छा, 5वें प्रश्न के बाद अगला प्रश्न जो आपका 6 होगा, का प्रश्न संख्या 6 है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि खरगोश की सी कतार आंखें, पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती है, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। यानी जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे मुहावरे या जुमले बोलते हैं जिसमें हम लोग अपनी बातों में जानवरों से तुलना करते हैं। जैसे कि भी यहाँ पे बोली जा रही है, आंखों के बारे में बोला जा रहा है कि खरगोश की सी कतार वाली आंखें, या फिर हम कई बार ऐसे भी बोलते हैं हिरन जैसी चाल। इसी तरह और भी किस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं जहां पे जानवरों की तुलना के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो आपको इस तरह के उदाहरण इसके अंदर लिखने हैं। तो पहले तो क्या करोगे, आप प्रश्न अच्छे से लिख लोगे और प्रश्न लिखने के बाद 1 2 3 1 2 3 करके इस तरह के और दूसरे उदाहरण लिख सकते हो। जैसे प्रश्न लिखने के बाद पहले वीडियो को रोक करके आप प्रश्न लिखिए और उसके बाद इसका उत्तर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि शेर जैसी दहाड़। जैसे शेर आवाज लगाता है, दहाड़ता है, चिल्लाता है, वैसे अगर कोई आदमी चिल्लाता है तो आप कह सकते हो शेर जैसी दहाड़। फिर किसी की गर्दन अगर पतली हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोरनी जैसी गर्दन। और किसी की आवाज बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारी सी आवाज हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोयल की आवाज, या फिर कहते हैं कोयल सी आवाज। ठीक है। अच्छा, किसी की चाल अगर बहुत फुर्तीली हो तो हम क्या बोलते हैं कि हिरनी सी चाल। और कई बार हम लोग बोलते हैं जो मस्त रहते हैं और अपनी मस्ती में ही घूमते फिरते रहते हैं, तो उनके लिए हम बोलते हैं हाथी जैसी मतवाली चाल। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां पर हम जानवरों से तुलना करते हैं और उसे शब्दों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप ये छठे प्रश्न का उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो छठे प्रश्न के बाद अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके लिए यानी कि प्रश्न संख्या अब ये 7 हो जाएगा, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी, संदेह का मतलब होता है कि एक तरह से शक करना, शक। ठीक है, संदेह का मतलब यहाँ क्या, शक करना, डाउट करना, कि जब अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा। यानी केशव को ऐसा शक क्यों हुआ कि सचमुच सीखना चाहते हैं, ऐसा क्यों लगा होगा, या उन्होंने इस बादशाह अकबर या राजा अकबर पर शक क्यों किया होगा, इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो हर प्रश्न की तरह इस प्रश्न में भी आप क्या करोगे, पहले प्रश्न लिखोगे और लिखने के बाद इसका उत्तर कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। उत्तर संख्या 7, अकबर एक बादशाह थे। अकबर क्या थे, बादशाह, या फिर आप कह सकते हो राजा। राजा कह लो, बादशाह कह लो, इन सब सारे शब्द का अर्थ एक ही होता है कि अकबर कौन थे, एक बादशाह थे, राजा थे। जब उन्होंने नक्काशी सीखना चाहा तो इसी कारण उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा। यानी जो केशव था कि उन्होंने सोचा होगा कि इतने बड़े राजा हैं, इतने बड़े बादशाह हैं और इतने बड़े राजा होने के इन्हें ये कारीगरों वाले काम सीखना कुछ अजीब सा लगा, उनको सीखने की क्या जरूरत है। और इसी कारण उन्हें उनके ऊपर यानी कि केशव को राजा या बादशाह अकबर के ऊपर संदेह होने लग गया होगा और इसी कारण उसने क्या किया, संदेह भरी नजरों से देखा। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि अकबर एक बादशाह थे, जब उन्होंने नक्काशी सीखना चाहा इसी कारण संदेह भरी नजरों से देखा। किसने देखा था, केशव ने। तो आप कहते हैं इसी कारण केशव ने। ठीक है, यहाँ पे एक लिख सकते हो, ये शब्द छूट गया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो केशव ने संदेह भरी नजरों से देखा, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा, अब इस प्रश्न के बाद अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो है आपका, ये प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका
ये प्रश्न संख्या 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक कर लेना इस तरीके से आपसे। और इसमें आपसे बोला जा रहा है केशव 10 साल का बच्चा था, है ना, जो हमने कहानी में पढ़ा था। उसी तरह प्रश्न पूछा जा रहा है कि केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? यानी आप लोगों से पूछा जा रहा है जो केशव था वो कितने साल का था? 10 साल का। जैसे आप लोग 5th क्लास में हो, 5वीं क्लास में हो, तो 5वीं या 5th क्लास का बच्चा कितने साल का होता है? लगभग 10 साल का होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो केशव था आपकी उम्र का ही था, यानी 10 साल का था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस उम्र के बच्चे को इस तरह के काम से जोड़ना, जिसमें पत्थर वत्थर तोड़ने होते हैं, इस तरह के जो काम करने होते हैं, क्या आपको सही लगता है, गलत लगता है? जो भी आपको लगता है अपने हिसाब से बताओ। और जो भी आप बताओगे उसमें आपको अपने पीछे एक कारण भी बताना है कि आपको सही लग रहा है तो सही क्यों लग रहा है, अगर आपको गलत लग रहा है तो गलत क्यों लग रहा है। तो जिस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है कि केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चे को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अगर हाँ तो हाँ लिखोगे, अगर आपको लगता है नहीं तो नहीं लिख करके कारण बताओगे। जैसे यहाँ लिखा ना, अपने उत्तर के कारण जरूर बताएं, यानी कि जो भी आप उत्तर लिखोगे उसके पीछे का कारण आपको जरूर बताना है। तो पहले तो हाँ या ना में आप बता सकते हो कि सही काम है या गलत काम है। तो आप कह सकते हो नहीं, कि छोटे बच्चों को यानी 10 साल के बच्चों को इस तरह का काम करना चाहिए, तो उत्तर क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी उम्र के बच्चे को पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही ऐसे काम करने चाहिए। यानी पहले हमें क्या करना चाहिए? पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। यानी कि आप ये कह सकते हो 18 से 20 साल का जब बच्चा पढ़ाई वढ़ाई कर लेता है, स्कूल की पढ़ाई होगी, कॉलेज की पढ़ाई होगी, उसके बाद ही उसे नौकरी वगैरह करनी चाहिए। पहले काम क्या है कि उसकी जो भी शिक्षा है, यानी उसकी जो पढ़ाई है, उसको अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो कहानी है काफी पुरानी है। इस तरह के नियम हमारे देश में बाद में बने, जब हम 1947 यानी कि 1947 में आजाद हुए, उसके बाद इस तरह के कानून बने। लेकिन जब बादशाह अकबर हुआ करते थे उस टाइम पे इस तरह के कोई कानून नहीं होते थे। ठीक है, तो आप उत्तर लिख सकते हो नहीं, मतलब आपको ये पसंद नहीं आया, क्योंकि इतनी उम्र के बच्चे को तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही ऐसे काम करने चाहिए। यानी पहले तो पढ़ना लिखना चाहिए, उसके बाद भी काम वाम करना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं अगले प्रश्न, यानी मैं जिस क्रम में आपको करवा रहा हूं उस क्रम में ये प्रश्न संख्या 9 हो जाएगा। और प्रश्न कुछ इस तरह से है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर उसका उत्तर करते हैं। केशव बार बार सबको सुनाता। जो केशव था वो क्या करता था? सबको सुना रहा था। क्या सुना रहा था? कि उससे मिलने कौन आए थे? बादशाह अकबर आए थे, यानी कि राजा अकबर आए थे। तो इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि केशव बार बार सबको सुनाता, कि केशव सबसे क्या कहता होगा? क्या कहता होगा ये आपको बताना होगा। और आपसे बोला जा रहा है कि कल्पना करके, यानी इमेजिन करके, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यानी जो बादशाह अकबर उससे मिलने आए थे होंगे, तो इस तरह की बातें अपने दोस्तों में, अपने जान पहचान वालों को वो जरूर बताता होगा। तो आपके हिसाब से कि भी जो बादशाह अकबर उससे मिलने आए थे, तो वो अपनी कहानी किस तरह से अपने दोस्तों को या अपने जानने वालों को बताता होगा, उसे अपने वाक्यों में आपको लिखना है। तो पहले तो प्रश्न लिख लोगे, और प्रश्न लिखने के बाद प्रश्न संख्या 9 का उत्तर कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि केशव सबसे कहता होगा। जो केशव था, जो छोटा बच्चा था, जिसे हम लोग यहाँ इस कहानी में नन्हा फनकार बोल रहे हैं, जो छोटा बच्चा नन्हा फनकार है, जिसे अच्छी सी ये पत्थरों पे जो काम करना आता है, यानी कि एक कह सकते हो कि एक तरह से वो छोटा कलाकार जो था, फनकार जो था बच्चा, वो अपने दोस्तों को कुछ इस तरह से बोलता होगा, मुझसे तो बादशाह मिलने आए थे। क्या बोलता होगा? कि मुझसे बादशाह मिलने आए, या फिर ये भी कहता होगा कि मुझसे बादशाह अकबर मिलने आए थे, ये बोल सकता है। ठीक है, तो एक वाक्य तो मैंने ये बना दिया। दूसरा ये हो सकता है, वो ये कहता होगा, क्या तुमसे कभी बादशाह मिलने आए हैं? और वो अपने दोस्तों से भी पूछता होगा कि भी मुझसे तो कौन मिलने आए? बादशाह अकबर मिलने आए, क्या तुमसे भी कभी मिलने आए? जरा उसके बारे में बताओ। तो ये बातचीत वो करता होगा। या फिर हो सकता है वो कुछ इस तरह की बातचीत भी करता हो कि उन्होंने तो मुझे शाबाशी भी दी है, यानी कि जो बादशाह अकबर थे, जब उन्होंने उसका काम देखा, नक्काशी का जो काम देखा, तो उसकी तारीफ की थी, शाबाशी दी थी, क्योंकि मैंने उन्हें नक्काशी सिखाई थी। और जो केशव था, केशव ने क्या किया था, जब बादशाह अकबर ने बोला कि मुझे काम सिखाओगे, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सिखाऊंगा, और काम सिखाया भी था। तो इस वजह से मुझे उन्होंने क्या की थी? शाबाशी दी थी, यानी मेरी बहुत तारीफ की थी। तो ये सारी बातें, यानी कि अकबर बादशाह से मिलने की जो सारी बातें, वो इस तरह से अपने दोस्तों को बताता होगा। कौन बताता होगा? केशव बताता होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ कुछ वाक्य बना के अपने उत्तर लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ 3 वाक्य बनाए, आप चाहो तो ज्यादा वाक्य भी बना सकते हो। ठीक है, तो चलो, अब ये जो जितने भी प्रश्न थे आपने, ये सारे प्रश्न हम लोगों ने यहाँ तक, यानी प्रश्न संख्या 9 तक कर लिया। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है, वो आपकी किताब में ये एक हेडिंग है, जो शीर्षक है शब्दों की निराली दुनिया, और इसके अंदर हम लोग ये प्रश्न करने वाले हैं। तो अभी तक, क्योंकि हमने अभी यहाँ तक प्रश्न संख्या 9 किया था,
तो अब ये आपके लिए प्रश्न संख्या 10 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो प्रश्न संख्या 10। ये जो क वाला प्रश्न है मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो पहले एक बार प्रश्न पढ़ते हैं और समझते हैं प्रश्न में है क्या। नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो। जिस तरह से ये छोटा बच्चा नक्काशी का काम कर रहा था, इसी तरह से आपसे बोला जा रहा है कि इसी तरह के और दूसरे काम को आप चुनो, जैसे बढ़ईगिरी या मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। यानी आपको क्या करना है कि जिस तरह से ये बच्चा काम कर रहा था, इस तरह से और भी दूसरे काम होते हैं, जैसे बढ़ईगिरी या फिर आप कह सकते हो मिस्त्री का काम। तो इस काम में जोन से भी औजार का इस्तेमाल होता है, उस औजार के आपको नाम बताने हैं पहले, ठीक है। और नाम बताने के बाद आपको ये बताने उस औजार का क्या काम है। यानी पहले तो औजार बताओगे, यानी औजार जिसे हम इंग्लिश में टूल भी बोलते हैं, जो भी टूल्स हैं उसके बारे में आपको बताना है। और उसके बाद जो भी उसका काम है, किस तरह से उसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसका क्या जरूरत पड़ती है काम करते हुए, उसके बारे में आपको बताना है। तो पहले तो हमेशा की तरह पहले एक बार प्रश्न लिख लोगे वीडियो को रोक करके, और प्रश्न लिखने के बाद भी इसका उत्तर हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 है, इसलिए आप लिखोगे उत्तर संख्या 10 कि बढ़ईगिरी, जैसे मैंने काम क्या चुना है यहाँ पे बढ़ईगिरी, आप मिस्त्रीगिरी भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। मैंने चुना है यहाँ पे बढ़ईगिरी, तो लिख सकता हूं कि बढ़ईगिरी में प्रयोग होने वाले औजार, इसमें कौन कौन से औजार यानी टूल इस्तेमाल होते हैं, वो आरी इस्तेमाल होता है। और किस काम के लिए, लकड़ी काटने के लिए, जो लकड़ी या फट्टे होते हैं उसको काटने के लिए क्या करते हैं, आरी का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला औजार तो आरी हो गया। अच्छा, उसके बाद हथौड़ा, और हथौड़े का सबसे मेन काम क्या होता है, कील ठोकने के लिए। जो भी कील होते हैं उससे ठोक करके जो भी इमारत वगैरह बनाई जाती है, या फिर कह सकते हो कोई भी कुर्सी टेबल मेज जो सारी चीजें बनाई जाती है, तो उसमें ठोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं। यानी हथौड़ा आप उत्तर लिख सकते हो दूसरा शब्द के रूप में। और तीसरा हम लिख सकते हैं रंदा। रंदा, रंदा क्या होता है, एक मशीन होता है एक तरह से लकड़ी का बना हुआ। जैसे मशीन आजकल बिजली वाले भी हैं, और पुराने टाइम पे क्या होता था कि भी इसके अंदर क्या होता है कि हाथ से खींचा जाता था, और इससे क्या होता था जो भी लकड़ी ज्यादा मोटी होती थी उसको बराबर करने के लिए, उसे घिसने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि जो भी चीज लकड़ी की बनती थी, फर्नीचर वगैरह है, जो भी चीज कुर्सी टेबल, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको घिस करके उसे अच्छा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, उसके बाद यानी कि अब रंदा के बाद जो अगला है वो जमूर। जमूर एक तरह का एक लोहे का औजार होता है जिससे कील वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई बार कुछ हथौड़े होते हैं, तो हथौड़े के साइड में भी आपने देखा होगा कि इस तरफ ये हथौड़ा है मान लो, तो एक तरफ निकालने का होता है, और एक और ये औजार होता है पर जो एक तरफ से कोना होता है और बीच में से कील वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी को जमूर बोला जाता है। तो यानी कि इस तरह से आप अलग अलग औजारों के नाम लिख सकते हो, और उसका जो भी प्रयोग है, जो भी उसका काम है, उसके काम के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो 10वां प्रश्न है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है, ये देखो, ये ख प्रश्न जो है ये प्रश्न संख्या हमारा 11 हो जाएगा कि छेनी, हथौड़ा, तरासना, किरचे, ये सब की चीजों के बारे में बोला जा रहा है। ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठा करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, यानी कि कुछ शब्द जैसे आरी, रंदा, बुरादा, पलाई, सूत, कुछ शब्द तो आपको दे दिए गए। बाकी शब्द आपको क्या करने हैं कि किसी भी बढ़ई से जाके, उसके दुकान वालों में जो काम करते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, उनसे जाकर के, जिसे हम कारपेंटर भी बोलते हैं, उनसे बातचीत करो और ऐसे शब्द को इकट्ठा करो, अपनी कॉपी में लिखो और फिर अपने दोस्तों से इसके बारे में बातचीत करो। तो बातचीत तो भाई आप लोग अपने दोस्तों से खुद से कर लोगे। मैं क्या करता हूं, इस तरह के और दूसरे शब्द आपको लिखवाता हूं। जैसे आप कह सकते हो आरी, रंदा, बुरादा, ये तो आपकी किताब में था। कुछ और जैसे प्लाई, प्लाई यानी लकड़ी का टुकड़ा बोल सकते हो। सूत, कील, हथौड़ी, कड़ी, फट्टा, पेचकस, सनमाइका, मेज, कुर्सी, इस तरह के शब्द आप लिख सकते हो जो बढ़ई के काम में इस्तेमाल होते हैं। और फिर आप लोग क्या करोगे, अपने दोस्तों से इसके बारे में बातचीत करोगे। तो जो शब्द है ये कुछ इस तरह के शब्द हैं। आप चाहो तो नंबर डाल के भी लिख सकते हो, 1, 2, 3 इस तरह से, और सारे शब्दों को इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न था जिसमें हमें इस तरह के शब्दों के बारे में बताना था। तो 11वें प्रश्न के बाद अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 12, जो कि ग आपकी किताब में दिया गया है। अब प्रश्न कुछ इस तरह से है, हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीजों और कामों के लिए कुछ अलग अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी बातचीत करो। यानी ये जो 12वां प्रश्न है ये तो भी आप लोग खुद से कर सकते हो। क्या कि जैसे अब यहाँ पे आरी, रंदा, बुरादा, पलाई, सूत, तो इस तरह के शब्द हैं,
भाई ये तो किताब में दे रखे हैं। ये भी हो सकता है कि जिस इलाके में यानी जिस एरिया में आप रहते हो यहाँ पे आरी को कुछ और बोलते हो, रंदा को कुछ और बोलते हो, या फिर बुरादा को कुछ और बोलते हो। तो जो भी आपके इलाके में इस शब्द को बोला जाता है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया की बात करें यानी कि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, यहाँ पे तो लगभग यही शब्द बोले जाते हैं। अगर आप साउथ से या नॉर्थ ईस्ट से या फिर जम्मू कश्मीर से या किसी और क्षेत्र, भारत के किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, जहां भी जिस राज्य से आप रहते हो उस राज्य में इस तरह के शब्दों का किस नाम से बोला जाता है, किस तरह से पुकारा जाता है, इसके बारे में भी मुझे कमेंट में लिख करके भी बताओगे। और हाँ, जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं वो भी बताएंगे। यानी कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, तो इस प्रश्न का उत्तर यानी 12वें प्रश्न का उत्तर जरूर बताना कि आपके घर में इन सब चीजों को, आपके एरिया में इन सब चीजों को क्या बोला जाता है। तो ये प्रश्न बच्चों मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग मुझे रिप्लाई करोगे। अब ये भी पता तो लगे कि जो बच्चे पूरा वीडियो देखते हैं कि या आधा देखते हैं, वो भी मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। तो उत्तर जरूर देखना नीचे कमेंट में, और कमेंट में अपना नाम भी बताना और जिस राज्य या जिस शहर से में आप रहते हो, जहां से आप बिलोंग करते हो, उसके बारे में भी मुझे जरूर बताना कि सर राजस्थान में, सर गुजरात में, सर महाराष्ट्र में, कि सर यहाँ पे इस चीज को ऐसा ऐसा बोलते हैं, ठीक है, जरूर बताना मुझे। अच्छा, अब इसके बाद जैसे आपने ये प्रश्न पूरा कर लिया यानी कि ग प्रश्न पूरा कर लिया, इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो आपकी किताब में ये है, ठीक है। तो यानी कि ये प्रश्न संख्या जो मैंने अभी आपको करवाया ये तो 12वां था, जिसके अंदर मैंने आपको बोला उत्तर लिखने के लिए। तो 12 के बाद ये प्रश्न संख्या आपका 13 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना प्रश्न कटाव, तो इसे आप प्रश्न संख्या 13 के नाम से आप उसे अपनी कॉपी में लिखोगे नंबर डाल के। और प्रश्न है, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है, नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी है, इन संज्ञाओं का अर्थ समझाओ और वाक्य में प्रयोग करो। यानी ये जो शब्द आपको दे रखे हैं, चुनाव, पड़ाव, बहाव, लगाव, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में पहले आपको इनका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या है, और फिर इनका क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। चलो कर लेते हैं भाई, पहले अर्थ जानते हैं और फिर इसका वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो पहले तो प्रश्न लिखोगे और इस तरह से जैसे मैंने ये तालिका बनाई है, इस तालिका के रूप में भी आप कर सकते हो। तो ये सब क्या अभी संज्ञा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। चुनाव करना यानी कि चुनना, यानी चुन क्रिया से बना हुआ शब्द है चुनाव, यानी किसी चीज को हम चुनते हैं। पड़ाव, पड़ाव यानी कि जब हम कहीं जाते हैं, रास्ते में कोई एक जगह आती है तो उसे हम पड़ाव बोल सकते हैं, यानी कि पड़ शब्द क्रिया से बना शब्द है पड़ाव। फिर उसके बह, बह यानी कि बहना, और वो उस शब्द से बना है बहाव। और उसके बाद लग यानी कि किसी चीज का लगना या फिर लगाव, जो हम क्लोज हो जाते हैं किसी के, तो उस शब्द से बना है लगाव। तो ये तो संज्ञा होगी आपके लिए, ये क्रिया होगी। अब इनके वाक्य, जैसे चुनाव, चुनाव से आप बोल सकते हो अच्छे फूलों का चुनाव कर लो, यानी कि अच्छे फूल चुन लो। उसके बाद अगला शब्द है पड़ाव, पड़ाव का आप बोल सकते हो आज यही पड़ाव पड़ाव डाल लो, यानी कि रास्ते में कहीं जा रहे हो और आज यहीं पे रुक जाओ, ठहर जाओ, आराम कर लो, ठीक है। पड़ाव का मतलब रास्ते में कहीं मोड़ या कहीं रुकने की जगह। अच्छा, उसके बाद अगला है कि नदी का बहाव तेज है, तेज पानी जो बहता है, पानी जो बहता है उसको बहाव बोल सकते हो आप, और जो बहाव है तेज है, धीमी है, जिसके बारे में आप बता सकते हो। और उसके बाद आखिरी शब्द है लगाव, तो लगाव के बारे में बोल सकते हो कि भी आपका खेलने में लगाव होता है, पढ़ने में लगाव होता है, खाने में लगाव होता है, तो उसी तरह वाक्य बना सकते हो पढ़ाई से उसका लगाव है, यानी कि उसको पढ़ने में बड़ा मन लगता है उसका, खाने से उसका लगाव है, यानी उसे अच्छी अच्छी चीजें खाना पसंद है। और इसी तरह आप दूसरी चीजों के बारे में भी बता सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला प्रश्न का उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपको ये संज्ञा रूप में बताना है, फिर क्रिया के रूप में बताना है, और फिर सबसे एक एक वाक्य बनाना है। तो इसी तरह से आप क्या करोगे, एक एक वाक्य बना सकते हो। जरूरी नहीं हो कि आप यही वाक्य बनाओ, आप लोग चाहो तो वाक्य में थोड़ा बहुत बदलाव करके अपने तरीके से भी वाक्य बना सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, यानी अब ये जो प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 13, ठीक है। 13 के बाद अगला प्रश्न जो हो जाएगा यानी कि प्रश्न संख्या ये 14 हो जाएगा, जिसमें आपके लिए शब्द है फुसफुसाना, बड़बड़ाना और भुन बनाना। ये 3 शब्द आपको दे दिए गए हैं और इनके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है। ये जो रेखा की ये जो शब्द आपको दे रखे हैं, ठीक है, इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए, और ऊपर जो लिखा है लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई, यानी कि एक बच्चा है जिसने मन ही मन में कोई बात करी होगी, प्रार्थना बुदबुदाई होगी, इसके बारे में बोला कि बुदबुदाना शब्द, ठीक है, इसके अंदर बुदबुदाना शब्द। और इसके अलावा जो शब्द आपको दे रखे फुसफुसाना, बड़बड़ाना या भुनभुनाना, इन शब्द को आपको अर्थ बताना और किस तरह से एक दूसरे से अलग है, वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। और ये अंतर कैसे बताओगे, इन सब के ऊपर एक एक वाक्य आपको बनाने हैं। तो पहले तो प्रश्न लिख लोगे, प्रश्न संख्या 14, और उसके बाद जो वाक्य कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। तो पहले हम लिखेंगे बुदबुदाने शब्द का अर्थ, कि मन ही मन बोलना, जब हम मन ही मन कुछ बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है, बुदबुदाना, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद है फुसफुसाना, जबकि फुसफुसाना, बड़बड़ाना या भुनभुनाना में कुछ आवाज भी बाहर सुनाई देती है। बुदबुदाने में क्या होता है कि हम मन ही मन बात करते हैं, यानी कि अपने मन में ही बात रखती है, किसी और को पता लगती नहीं है। और जब हम फुसफुसाते हैं यानी कि हम किसी दूसरे से हल्की आवाज में बात करते हैं। अब बड़बड़ाते हैं यानी कि इसमें भी हम बोलते हैं, लेकिन हम किसी को दूसरे को नहीं बोलते हैं, पर हमारी आवाज इसके अंदर आती है। अब भुनभुनाने का मतलब है हल्की आवाज में बात करना। ठीक है, तो ये सारे शब्दों का अर्थ आपको समझ में आ गया। अब इनसे वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य कुछ इस तरह से हो सकते हैं। तो पहला शब्द है बुदबुदाना। बुदबुदाना का मतलब है जो शब्द है उससे हम वाक्य बना सकते हैं। नौकर धीरे धीरे बुदबुदाए। कोई नौकर है, वो कुछ मनी मन बोल रहा होगा कि आज मुझे इतना सारा काम मिल गया, इतना ज्यादा काम मिल गया, बोलते हैं ना, तो उसी लिए कह सकते हो कि नौकर धीरे धीरे बुदबुदाए। अच्छा, फुसफुसाने शब्द से वाक्य बना सकता हूं कि मंत्री फुसफुसाकर कुछ बोले, यानी कि मंत्री धीरे से बोले, अरे इस काम में हमें कोई लाभ होगा या नहीं होगा, ये जनता को इतना काम करने से क्या फायदा, जनता का काम करने से अगर हमें लाभ नहीं होगा तो हम ये काम नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो मंत्री है किसी दूसरे मंत्री से बातचीत कर रहा होगा, तो आप कह सकते हो वो क्या कर रहा है, फुसफुसा रहे हैं, आपस में हल्की हल्की आवाज में बातचीत कर रहे हैं। फिर बाद में बड़बड़ाना, जैसे आप लोग मनी मन कुछ कुछ बोलते रहते हो ना, बड़बड़ाते रहते हो मनी मन, तो आप कह सकते हो वह क्रोध में बड़बड़ाने लगा। हाँ, मैं ही करूँ ये सारे काम, वही सब ये सारे काम करेगा। तो हम किसी तरह कभी कभी गुस्से में यानी क्रोध में इस तरह की जब बात करते हैं तो आप कह सकते हो हम क्या करते हैं, बड़बड़ाते हैं। तो वाक्य हो सकता है वह क्रोध में बड़बड़ाने लगी। लड़की है तो लगी, लड़के है तो लगे। उसके बाद है भुनभुनाना। भुनभुनाने का मतलब जो उससे वाक्य बना सकते हो, बिना वजह भुनभुनाना ठीक नहीं है, यानी कि बिना वजह मनी मने से बड़बड़ कुछ भी बोलते रहना, भुनभुनाते रहना ठीक नहीं है। कोई वजह होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी बड़बड़ा रहे हो मनी मन कुछ भुनभुनाते रहते हो, वो ठीक नहीं है। तो ये कुछ वाक्य हैं जिसे आप बना सकते हो इन शब्दों का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब इसके बाद अब आपके लिए है आखिरी प्रश्न, और प्रश्न की संख्या ये आपके लिए 15 हो जाएगा। और 15वां प्रश्न जो है आपके लिए, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुककर उन्हें सलाम करो। आपको याद होगा जब हमने ये कहानी पढ़ी थी भाग 1 के अंदर, यानी जो केशव की जो कहानी थी भाग 1 में, जब उससे अकबर मिलने आए थे, तो अकबर जब आए थे उसके जो पहरादार थे वो उन्होंने केशव को बोला था, अरे तुम अभी तक बैठे हुए खड़े हो और हुजूर आला को जल्दी से सलाम करो, झुककर सलाम करो। तो वो जो बात उन्होंने कही थी, ठीक है, उसी के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुककर इन्हें सलाम करे। ये बात आई थी कहानी के अंदर। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि महल के पहरेदार ने केशव से इस यानी कि ये जो बात हुई थी यह इसलिए कहा होगा, क्यों कहा होगा, इसके पीछे का कारण आपसे पूछा जा रहा है। और आपके लिए कुछ ऑप्शन यानी कि उत्तर भी आपको दे रखे हैं, जिसमें से एक सही उत्तर है, 3 गलत है। तो आपको सही उत्तर का भी चयन करना है। जैसे पहला उत्तर क, बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है, यानी कि जो पहरेदार थे उसे लगा कि ये बादशाह के सामने बैठा हुआ जो है ये राजा का, बादशाह का अपमान कर रहा है, तो ये ठीक नहीं है, इसलिए बोला होगा। दूसरा कारण यह है कि पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। जो पहरेदार था वो राजा के प्रति अपनी वफादारी यानी कि अपनी काम के प्रति निष्ठा को दिखाने के लिए ये सब बातें बोल रहा था। ग में आपसे बोला जा रहा है कि पहरेदार को बादशाह के आगे आने पर पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया था। अच्छा, जो पहरेदार था उसे पता नहीं चला होगा कि एकदम बादशाह आ गए, तो घबरा के कुछ भी उसने बोल दिया। और घ में आपसे बोला जा रहा है कि बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा, यानी कि जो बादशाह थे वो एक छोटे से बच्चे से जो बातचीत कर रहे थे केशव से, तो उनका ये जो बातचीत करने का तरीका उसे पसंद नहीं आया होगा, इस वजह से ऐसा बोल दिया होगा। तो जो भी आपको सही उत्तर लग रहा है वो सही उत्तर चुनो, और नीचे कमेंट में भी आप जरूर बताना कि आपको सही कारण क्या लगता है। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे तो ये क वाला सही लगता है कि भी जो पहरेदार था उसे लग रहा था कि बच्चा उसको सम्मान नहीं कर रहा, यानी खड़ा नहीं हो रहा, यानी कि ये क्या एक तरह से अपमान है, बेइज्जती है, ये ऐसा लगा होगा। तो जो भी हो, आपको जो उत्तर लगता है अपना उत्तर जरूर कमेंट में लिख के बताना अपने नाम के साथ। और हाँ, अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो भाई जरूर देखना इस वीडियो को, जिसमें मैंने कहानी को अच्छे से पढ़ाया, समझाया। तो ये सबके लिए है, जरूर देखना, तब जाके आपको ये दूसरा भाग अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इस चैनल पे आप जो भी वीडियो देखना चाहते हो नीचे कमेंट में जरूर लिखना अपने बारे में कि आपको कौन सी और दूसरी वीडियो देखना पसंद है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को भी लाइक कर दो, अपने दोस्तों में से शेयर कर दो, बस इतना ही करना है। इतना करके भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, लाइक और शेयर करके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, प्रेस कर दो, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। फर्स्ट चैनल मेरा ये है फ्रेंडसेट की प्रिपरेशन, और सेकंड मेरा चैनल है जो कि मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा सा। तो ये दोनों चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है।